गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। बच्चों, हम लास्ट वीडियो में जो चर्चा कर रहे थे भारत के भूआकृतिक प्रदेशों की या भारत के भौतिक प्रदेशों की चर्चा कर रहे थे, और अब से पहले जो हमारे वीडियो आपके सामने आए हैं उन वीडियोस के अंदर हम भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की, भारत के उत्तरी विशाल मैदानी भाग की, भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग की और उसके बाद में भारत के पश्चिमी जो मरुस्थलीय भाग, इन चार भूआकृतिक प्रदेशों की अब से पहले हम चर्चा कर चुके हैं। और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो भारत के एक और भूआकृतिक प्रदेश से संबंधित रहेगा, और जो भूआकृतिक प्रदेश का नाम है बच्चों समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो मुख्य रूप से समुद्र तटीय मैदान से संबंधित। तो सबसे पहले देखिए, मैदान शब्द का अर्थ तो आप समझते हैं क्योंकि उत्तर का विशाल मैदान आप पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हमारी चर्चा चलने वाली समुद्र तट किसे कहते हैं। समुद्र के बारे में तो आप जानते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि विश्व का लगभग 2/3 जो भाग है पृथ्वी का वो किससे भरा हुआ है, जल से आच्छादित, जलमंडल के रूप में देखने को मिलता है। और बाकी का जो 1/4 भाग है, बाकी का भाग देखने को किससे मिलता है, स्थलमंडल के रूप में मिलता है। तो समुद्र पाए जाते हैं, सागर मिलते हैं, महासागर। अब हमारे भारत की जो स्थिति है वो भी किसके द्वारा सीमांकित की गई है, सागरों के द्वारा सीमांकित की गई है। हमने जब भारत का परिचय आपको बता रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया कि भारत की जो सीमा है दोनों तरीके से है। उत्तर में स्थलीय सीमा मिलती है और दक्षिण में जलीय सीमा मिलती है, सामुद्रिक सीमा मिलती है। तो बच्चों ये जो सामुद्रिक सीमा है ना भारत की, इसी के सहारे समुद्र तटों का निर्माण हुआ। तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा कि भारत में समुद्र तट कहाँ देखने को मिलने वाले, उत्तर की ओर या भारत के दक्षिण की ओर। तो कहाँ मिलने वाले, दक्षिण भारत में समुद्र तटीय मैदानों की स्थिति हमें विशेष रूप से देखने को मिलने वाली। तो चलो हम मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ से दक्षिण भारत का मैप आपके सामने फिलहाल बना रहे हैं, और इसमें आपको समझना है कि कैसे भारत में समुद्र तटों का विस्तार देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ मैंने आपके सामने भारत के दक्षिण भाग का मैप बनाया है, और दक्षिण भाग के सहारे इसका निर्माण और समुद्र तटों का निर्माण हुआ। देखो, हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये वाला जो भाग है यहाँ पश्चिमी घाट फैला हुआ है। क्या मिलता है, पश्चिमी घाट फैला हुआ है। क्लियर। और ये वाला जो भाग है बच्चों यहाँ पे क्या फैला हुआ मिलता है, पूर्वी घाट फैला हुआ मिलता है। क्या फैला हुआ मिलता है, पूर्वी घाट फैला हुआ। तो पूर्व की ओर तो पूर्वी घाट, पश्चिम की ओर पश्चिमी घाट। अब ये जो भाग है यहाँ पे कौन सा सागर है, अरब सागर। कौन सा सागर है, अरब सागर। और इस अरब सागर के साथ साथ में पूर्व की ओर कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। तो भारत के दोनों भागों की ओर, पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम की ओर अरब सागर है, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। हालांकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों के किसका अंग है, हिंद महासागर का ही अंग है। तो भारत के दक्षिण पूर्वी भाग के सहारे बंगाल की खाड़ी और भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग के सहारे अरब सागर की जो स्थिति हमें देखने को मिलती है, उसी के कारण भारत के दक्षिणी भाग के दोनों समुद्र तटीय मैदानों का निर्माण हुआ। समुद्र से लहरें आती हैं, इधर पूर्वी घाट से टकराती है, इधर पश्चिमी घाट से टकराती है। अब टकराएंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ क्या होने वाला है, अपरदन भी होने वाला है। और साथ साथ में समुद्र की जो लहरें आ रही थी वो भी अपने साथ में कचरा बहा कर ला रही थी। तो अपरदन से प्राप्त होने वाला कचरा और समुद्र की लहरों के द्वारा जो कचरा बहा कर लाया गया था वो कहीं कहीं तो जमेगा ना। तो कहाँ जम रहा है, यही तो जम रहा है। एक तो इस वाले भाग में हमने ये जम गया, मान लो ये भाग, ठीक है, ये पार्टीशन हमने बताया कि कचरा कहाँ जमा, यहाँ जम गया, ठीक है। और पूर्व की ओर कचरा कहाँ जमने वाला, पूर्व की ओर कचरा यहाँ। तो पश्चिमी घाट से लेकर और अरब सागर तक और पूर्वी घाट से लेकर बंगाल की खाड़ी तक का जो भाग है उसके बीच में जिस भूआकृति का निर्माण हुआ है उसे ही हम समुद्र तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि समुद्र तटीय मैदानी भागों का निर्माण क्यों हुआ है। अरब सागर से आने वाला पानी जब पश्चिमी घाट से टकराता है
तो पश्चिमी घाट में अपरदन की प्रक्रिया करता है। अपरदन से क्या निकलता है? कचरा निकलता है और वो आकर कहाँ जमता है? नीचे वाले भाग में जम जाता है। ये पश्चिमी घाट का जो निम्न द्वीप भाग है वहां पर जम जाता है। इसके साथ अरब सागर से जो तरंगे आ रही थी, धाराएं आ रही थी, उनके साथ में कचरा बहकर आता है और वो कचरा भी कहाँ पर जम जाता है? यहाँ। तो इधर की ओर ऐसे समुद्र के मैदानी भाग का निर्माण और यहाँ बंगाल की खाड़ी से आने वाली समुद्री लहरें वो अपने साथ में कचरा लाती है और पूर्वी घाट का अपरदन करती है और फिर कचरे को यहाँ जमा करती है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे भारत में दोनों समुद्र तटीय मैदानी भागों का जो निर्माण हुआ है, उस समुद्र तटीय मैदानी भागों के निर्माण के आधार पर ही भारत के समुद्र तटीय मैदानी भागों को आगे जाकर दो भागों में बांटा। भाई एक तो कहाँ बन रहा था समुद्र तटीय मैदान? पूर्व की। दूसरा समुद्र तटीय मैदान कहाँ बन रहा था? पश्चिम। तो दो प्रकार के मैदान बने ना, पूर्वी समुद्र तटीय मैदानी भाग और दूसरा कौन सा बना? पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानी। तो भारत के जो समुद्र तटीय मैदानी भाग हैं बच्चों, उनको दो भागों में बांटा है। एक पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान, क्लियर? पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान। और दूसरा जो है बच्चों उसको कहते हैं पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। इन दो भागों में हमारे भारत के समुद्र तटीय मैदानी भाग को बांटा गया। अब एक पहले वाले की चर्चा करते हैं, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान। नाम से स्पष्ट हो रहा है भारत के पश्चिमी भाग की ओर फैला हुआ होगा। तो जैसे पश्चिम भाग का इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? अरब सागर के सहारे फैला हुआ। तो आप देख रहे हैं भारत में जो समुद्र की सीमा है, तटीय सीमा है, वो गुजरात से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है? गुजरात से। और गुजरात होते फिर महाराष्ट्र में आएगी, फिर कर्नाटक में आएगी, फिर गोवा आएगी और फिर केरल। यहाँ ऐसे प्रारूप में हमारे भारत के पश्चिमी भाग को समुद्र फैला हुआ है। तो जिन जिन राज्यों में ये समुद्र फैला हुआ है उसी के सहारे पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानी भाग का निर्माण हुआ। कहाँ फैला हुआ मिलेगा पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान? गुजरात में फैला हुआ मिलेगा, महाराष्ट्र में फैला हुआ मिलेगा, कर्नाटक में फैला हुआ मिलेगा, गोवा में फैला हुआ मिलेगा और केरल। इन सभी राज्यों में फैला हुआ समुद्र तटीय मैदानी भाग जो उसी को पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानी भाग के नाम से जाना। अब यहाँ पश्चिमी घाट था सीधे कगार के रूप में, खड़े ढाल के रूप में। इसी कारण अरब सागर से आने वाली लहरों का इस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा और पश्चिमी घाट की कठोर स्थिति के कारण यहाँ अपरदन की प्रक्रिया ज्यादा नहीं हुई। इसी कारण पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानी भाग कम चौड़े पाए गए, कम विस्तृत पाए गए, कम फैले हुए। लेकिन उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानी भाग फैला उसमें समानताएं नहीं मिलती, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थिति देखने को मिलती है। और इसी अलग अलग स्थिति के कारण बच्चों पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानी भाग को भी आगे जाके अलग अलग भागों में बांटा है। अलग अलग पार्टीशन से किए, कौन कौन से किए ध्यान दीजिए, इसे भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कौन कौन से हैं देखिए, या देखिए गुजरात का जो पार्टीशन है यहाँ से लेकर सूरत तक आ जाओ। कहां तक आ जाओ? सूरत तक। तो गुजरात का जो समुद्र तटीय भाग है, गुजरात की सीमा के सहारे जो समुद्र तटीय सीमा फैली हुई मिलती है, उस समुद्र तटीय मैदानी भाग को बच्चों काठियावाड़ तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काठियावाड़ तट कहा जाता है। तो गुजरात की सीमा के सहारे फैले हुए समुद्र तटीय मैदानी भाग को क्या कहा जा रहा है? काठियावाड़ तट। ध्यान देने वाली बात है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है भारत के भूभागीय प्रदेशों का वर्णन कीजिए, तो आपको मैप भी बनाना है और इंडिकेशन भी देना है, सचित्र वर्णन करना आपके मन को चाहिए। तो गुजरात की सीमा के सारे सूरत तक का जो समुद्र तटीय मैदानी भाग फैला हुआ है उसको क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट, सौराष्ट्र तट कहते हैं, ठीक है ना। अब सूरत से लेकर आगे आप यहाँ गोवा तक आ जाओगे। कहां तक आ जाओगे? गोवा। सूरत से लेकर ये गोवा तक का जो समुद्र तटीय मैदानी भाग फैला बच्चों, इसको कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। कोंकण तट कहां से कहां तक? सूरत के बाद, सूरत से लेकर गोवा के बीच में जो भारत का पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानी भाग फैला हुआ है उसको किसके नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। और इस गोवा से लेकर यहाँ गोवा से लेकर में कन्याकुमारी तक का जो भाग, इस वाले भाग को बच्चों मालाबार तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालाबार। तो भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदानी भाग है उसको अध्ययन की इस विभाग के आधार पर कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। उत्तरी भाग को काठियावाड़ तक कहा गया, मध्यवर्ती भाग को कोंकण तक कहा गया और दक्षिणी भाग को क्या कहा गया? मालाबार तक। अब ये जो मालाबार तट है वो विशेष रूप से केरल के सहारे फैला हुआ है और यहाँ पे नारियल की कृषि की जाती है, विशेष रूप से नारियल की कृषि की जाती है, केले की कृषि की जाती है, मसालों की कृषि की जाती है। और साथ साथ में केरल के अंदर ही यहाँ पर आप देखिए बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं और आपने नाम सुना होगा, विशेष रूप से कयाल का नाम सुना। कयाल जो पाए जाते हैं वो यही मिलते हैं, इस मालाबार तट के सारे केरल में ही पाए जाते हैं। प्रसिद्ध जो नेहरू ट्रॉफी होती है, नौकायन की जो नेहरू ट्रॉफी होती है वो इस कयाल में ही की जाती है, ठीक है ना। और साथ साथ में आप ये भी देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो समुद्र तटीय मैदानी भाग इसकी रेत के अंदर मोनोजाइट और इल्मेनाइट नामक खनिज भी पाए जाते हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी भारत में पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानी भाग का विशेष है। तो ये चर्चा जो चल रही थी बच्चों, किसकी चर्चा चल रही थी? पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानी भाग। अब जैसे पश्चिमी समुद्र के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, ठीक वैसे इसका निर्माण हुआ है पूर्वी समुद्र के मैदानी भाग का निर्माण। यहाँ पर तो अरब सागर की धाराएं आ रही थी, या किसकी थी? बंगाली खाड़ी की धाराएं। लेकिन स्थिति विपरीत है। यहाँ तो पश्चिमी घाट सीधे कगार के रूप में था, एक निश्चित क्रम के रूप में था, लेकिन यहाँ पे पूर्वी घाट न तो कगार के रूप में और न ही क्रम के रूप में, तो ऊंचाई भी कम है और साथ साथ में जगह जगह से क्या कटा फटा छिन्न विच्छिन्न कर दिया गया नदियों के द्वारा। जो कृष्णा गोदावरी कावेरी नदियां आती हैं उनके द्वारा जगह जगह से काट दिया। तो यहाँ जो पूर्वी घाट पहाड़ियों के रूप में पाए, एक निश्चित क्रम के रूप में नहीं मिलकर अलग अलग पहाड़ियों के रूप में पाए और उसकी संरचना भी पश्चिमी घाट की तुलना में थोड़ी कमजोर है। इसी कारण बंगाल की खाड़ी की लहरों को आगे बढ़ने के लिए क्या मिल गया? अवसर मिल गया। ऊंचाई कम होने के कारण, सीधा खड़ा ढाल में होने के कारण दूर तक लहरें जा रही, आगे तक पानी पहुंच रहा और इसी का परिणाम है कि भारत का जो पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानी भाग है ज्यादा चौड़ाई का, ज्यादा दूरी तक फैला। हालांकि इसकी ऊंचाई तो कम है लेकिन चौड़ाई क्या है? बहुत ज्यादा। सर क्यों है ऐसा? पूर्वी घाट का छोटा होने के कारण, भिन्न भिन्न पहाड़ियों छिन्न विच्छिन्न पहाड़ियों के रूप में मिलने के कारण पूर्वी समुद्र तटीय मैदानी भागों की ज्यादा चौड़ाई है। तो ये पूर्वी समुद्र तटीय मैदानी भाग है, ये गंगा नदी के मुहाने से लेकर और कन्याकुमारी तक फैला हुआ मिलता है। जो गंगा का डेल्टा भाग है, गंगा नदी का मुहाना है, वहां से लेकर कन्याकुमारी तक जो पूरा पूर्वी समुद्र तटीय भाग है उसके सहारे पूर्वी समुद्र तटीय मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, और पश्चिम बंगाल के बाद में उड़ीसा आ जाएगा और यहाँ पे आंध्र प्रदेश आ जाएगा और फिर यहाँ पे तमिलनाडु। तो विशेष रूप से भी आप चर्चा करें तो पश्चिम बंगाल के सहारे, उड़ीसा के सहारे, आंध्र प्रदेश के सहारे, तमिलनाडु के सहारे, इनके जो तटीय भाग उनके सहारे जो समुद्र तटीय मैदानी भाग फैला हुआ है उसी को बच्चों को पूर्वी समुद्र तटीय मैदानी भाग के नाम से जानते हैं। आप देखिए इसमें भी जो प्रादेशिक आधार पर भिन्नताएं पाई जाती हैं, उन प्रादेशिक आधार पर मिलने वाली भिन्नताओं के कारण इसे भी अलग अलग भागों में बांटा। अध्ययन की सुविधा के आधार पर इसको भी अलग अलग भागों में बांटा। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे जो गंगा नदी का मुहाना है, यहाँ से लेकर ये कृष्णा नदी का जो डेल्टा है, कहाँ है? कृष्णा नदी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा। तो गंगा नदी के मुहाने से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टा तक, ये कौन सा भाग हो गया? गंगा नदी का मुहाना, गंगा नदी का मुहाना। तो गंगा नदी के मुहाने से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टाई भाग तक जो पूर्वी समुद्र तटीय मैदानी भाग फैला हुआ है उसी को बच्चों उत्तरी सरकार तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार तक। ध्यान देने वाली बात है, तो गंगा नदी के मुहाने से लेकर और कृष्णा नदी के डेल्टाई भाग तक जो समुद्र तटीय मैदानी भाग फैला हुआ उसी को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तक। और इसी को उत्तर तट भी कहा जाता है। एक ही बात है, क्या कहते हैं? उत्तर
उत्कल तट भी कहते हैं, उत्कल तट। तो या तो आप उत्तरी सरकार तट नाम दो इसको, या फिर आपको इसको उत्कल तट, कहां से कहां तक, गंगा नदी के मुहाने से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टाई भाग तक जो समुद्र तटीय मैदानी भाग फैला हुआ है उसी को उत्तरी सरकार तट के नाम से या उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। तो ये तो कहां तक की कहानी, कृष्णा नदी के डेल्टाई भाग। अब कृष्णा नदी से लेकर जो कन्याकुमारी तक का भाग फैला हुआ है उसको अलग नाम से जाना है, उसे क्या कहते हैं? तो कृष्णा नदी के डेल्टाई भाग से लेकर कन्याकुमारी तक का जो भाग फैला हुआ है बच्चों, उसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ये ध्यान देने वाली बात है कि कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक वाला जो भाग फैला हुआ है उस दक्षिण पूर्वी समुद्र तटीय मैदानी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा भारत के पश्चिम भाग में जो तटमंडल क्या कहा गया? पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान। भारत के पूर्वी भाग में समुद्र तटीय मैदान क्या कहा गया? पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। इसे आगे जाके तीन भागों में बांट दिया गया, काठियावाड़ तट या सौराष्ट्र तट के रूप में, कोंकण तट के रूप में और मालाबार तट के। और इसे आगे जाके दो भागों में बांट दिया गया, उत्तरी सरकार तट के रूप में और दूसरा कौन से रूप में? कोरोमंडल तट के। तो ये भारत के समुद्र तटीय मैदानी भाग थे जो भारत के पश्चिम की ओर और साथ साथ में कहां की ओर फैले हुए? पूर्व की ओर फैले हुए। अब देखिए समुद्र तटीय मैदानी भागों का क्या महत्व है, ये क्या हमारे काम में आता है? मेन चीज ये है कि इनका आर्थिक महत्व कौन सा, राजनीतिक महत्व कौन सा, सामरिक महत्व कौन सा। तो सबसे पहली चीज तो ये कि समुद्र तटीय जो मैदानी भाग है बच्चों वो व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने देखा होगा सूरत का नाम सुना है, मुंबई का नाम सुना है, ऐसे बंदरगाह रहे हैं जिन्होंने विदेशी व्यापार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए जो बंदरगाहों की स्थिति का निर्माण, जितने भी बंदरगाह बनते हैं, पोर्ट बनते हैं या पतन बनते हैं, सामुद्रिक पतन जो वो इस समुद्र तटीय मैदानी भागों के सहारे ही मिलते हैं। तो नावों का आना जाना, माल का उतार चढ़ाव, व्यक्तियों का या मानव का जो उतार चढ़ाव होता है वो इस समुद्र तटीय मैदानी भागों के सहारे मिलने वाले बंदरगाहों के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा, इन समुद्र तटीय मैदानी भागों में जो जलवायु मिलती है वो सम जलवायु है, वर्ष भर लगभग समान होती है, न तो ज्यादा गर्मी पड़ती न ज्यादा सर्दी पड़ती है। और ऐसी सम जलवायु के कारण मानवीय बसाव के लिए आदर्श स्थिति को दर्शाता है और साथ साथ में पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाए, क्योंकि यहाँ जलवायु संबंधी प्रतिकूलता नहीं देखने को, अपितु अनुकूलता देखने को मिलती है। सम जलवायु मिल रही है यानी कि अनुकूल जलवायु मिल रही है। तो जलवायु संबंधी अनुकूलता के कारण वर्ष भर पर्यटन के केंद्र बन जाता है। पर्यटन से भी हमें आमदनी प्राप्त होती है, आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत होती है। इसके साथ साथ देखो समुद्र के मैदानी भागों में बहुत सारी, जो हम ऐसे कहें कि बहुत सारे खनिज पाए, जो रेत उसके खनिज मिलते हैं। हम कुछ देर पहले भी चर्चा की थी कि जैसे केरल में उसके आसपास की समुद्री रेत है उसमें इल्मेनाइट और मोनोजाइट नामक ऊर्जा खनिज, ऊर्जा प्रदान करने वाले खनिज, और ऐसे खनिजों का आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा चर्चा करते हैं इन दोनों समुद्र के मैदानी भागों के सारे जो जलवायु मिलती है उसी के कारण यहाँ पे गर्म मसाले उत्पादन के दृष्टिकोण से, नारियल उत्पादन के दृष्टिकोण से और केले उत्पादन के लिए आदर्श रचनाएं हैं। विशेष रूप से हमारे दक्षिण भारत का ये भाग है, ये नारियल उत्पादन के लिए, केले उत्पादन के लिए इसीलिए सबसे अच्छा क्षेत्र बन पाया है क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है इनके उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति है। और साथ साथ हम ऐसा देखेंगे कि ये पूरा का पूरा केरल वाला भाग है, कर्नाटक वाला भाग है, तमिलनाडु वाला भाग है, इन समुद्र के मैदानी भागों के सहारे मिलने वाली जलवायु संबंधी दशाओं, समुद्र के मैदानी भागों की स्थिति के कारण ही यहाँ पर मसालों के उत्पादन के लिए भी आदर्श दशाओं का विकास हुआ। भारत की जो दक्षिणी स्थिति है, दक्षिण की जो धरातली सीमा बनती है वो भारत को एक सामुद्रिक देश बनने का आधार बनता है। देखिए जिस देश की कोई सामुद्रिक सीमा नहीं होती, वैश्विक दृष्टिकोण से या राजनीतिक दृष्टिकोण से
उस देश का उतना ज्यादा महत्व नहीं बनता। लेकिन जिस देश की सामुद्रिक सीमा होती है उस देश का वैश्विक दृष्टिकोण से महत्व बढ़ जाता है। और हमारे भारत की दक्षिणी जो सीमा है स्थलीय जलीय सीमा के रूप में मिलती है। इस जलीय सामुद्रिक सीमा के कारण ही वैश्विक दृष्टिकोण से भारत का महत्व बढ़ रहा है। आज हम व्यापार करने के लिए, आयात निर्यात करने के लिए किसी देश पर निर्भर नहीं है, क्योंकि हमारी सीमा कैसी है? सामुद्रिक सीमा है। इस सामुद्रिक सीमा के कारण ही आज हमारे भारत की स्थिति व्यापारिक दृष्टिकोण से मजबूत हो गई। तो बच्चों ये हम चर्चा कर रहे थे, भारत के भूगोलिक देश की चर्चा कर रहे थे, जिसे समुद्र तटीय मैदानी भाग के नाम से जाना गया। हमने अध्ययन किया पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानी भाग का, साथ साथ हमने अध्ययन किया पूर्वी समुद्र तटीय मैदानी भाग। तो आज का ये जो